रात के अंधेरे में एक कमरे से आती लड़की की खौफनाक सिसकियों ने दहशत फैला रखी थी। ये खौफनाक सिसकियां मानो हर कोने में खौफ घोल रही थीं। फरीद ने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला, उसके मुंह से अनायास एक चीख निकल गई। उस चीख में खौफ, हैरत और बेचैनी सब कुछ शामिल था। जब वो लड़की पलटी तो फरीद के होश उड़ गए। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लगता था। उसके लंबे घने बाल पीठ पर बिखरे हुए थे, मानो तारीकी खुद उसकी पीठ पर छा गई हो। वो 2 कदम आगे बढ़ी और फरीद को देखकर बोली, घबराओ मत, मैं भी उसी चीज की तलाश में यहां आई हूं जिसकी तलाश तुम्हें यहां खींच लाई है। ये सुनकर फरीद और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। फरीद का ताल्लुक एक छोटे से ऊंच नीच पहाड़ियों पर बसे गांव से था। उस गांव में सादगी थी, मगर हर चेहरे पर थकावट के असरात थे। गांव की हरियाली देखकर लगता था कि लोग भले ही मुफलिस हों, मगर अपनी जमीन से मोहब्बत करते हैं। फरीद का घर भी ऐसा ही एक सादा सा घर था। उसके माँ बाप इंतहाई गरीब थे। वालिद गांव के जमींदार की जमीन पर खेती करते और वालिदा लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। फरीद उनका सबसे छोटा बेटा था, जिसने 10वीं तक तालीम हासिल की थी, लेकिन कोई नौकरी न मिलने की वजह से अक्सर मायूस रहता था। फरीद की 2 बड़ी बहनें थीं जो रिश्तों के इंतजार में घर बैठी थीं। उनके पास देने को कोई भारी भरकम दहेज नहीं था, और शायद यही वजह थी कि अब तक कोई रिश्ता तय नहीं हो पाया था। फरीद के माँ बाप हमेशा इस फिक्र में घुलते रहते कि कब उनकी जिंदगी बदलेगी, कब उनके हालात सुधरेंगे। उन्हें हर तरफ मायूसी के बादल ही नजर आते थे। उसी गांव में रहने वाला जलाल फरीद का बचपन का जिगरी दोस्त था। गांव से कुछ आगे एक घना और तारीक जंगल था, जहां कभी एक आबाद बस्ती हुआ करती थी। कहते हैं कि बरसों पहले एक सैलाब ने उस बस्ती को तबाह कर दिया था, लेकिन उस बस्ती की एक पुरानी हवेली, जो अब खंडहर बन चुकी थी, आज भी वहीं मौजूद थी। गांव के लोगों में, खासकर फरीद और जलाल जैसे नौजवानों में, उस हवेली को लेकर बड़ी दिलचस्पी थी। उस हवेली से मुताल्लिक कई अफवाहें मशहूर थीं। सुना था कि हवेली एक बहुत अमीर आदमी की थी, जिसकी अचानक मौत हो गई थी, मगर मरने से पहले उसने अपनी सारी दौलत और जेवरात हवेली के किसी गुप्त तहखाने में छुपा दिए थे। एक दिन फरीद और जलाल आपस में बातें कर रहे थे। जलाल बोला, काश हमें वो खजाना मिल जाए तो हमारी किस्मत ही बदल जाए। ये सुनकर फरीद ने कहा, कोई भी डर के मारे उस हवेली की तरफ नहीं जाता, लेकिन हमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। हैरानी की बात यह थी कि दोनों ने वाकई उस रात हवेली जाने का फैसला कर लिया। अपने तमाम डर को पीछे छोड़कर उन्होंने उस रात हवेली की तरफ निकलने की तैयारी शुरू कर दी, बगैर अपने घर वालों को बताए। उस रात फरीद ने जल्दी खाना खाया और चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। घर वालों के सोने का इंतजार करने लगा। उसे मालूम था कि गली के नुक्कड़ पर जलाल उसका इंतजार कर रहा होगा। रात के ठीक 12 बजे, जब चारों तरफ गहरा सन्नाटा और तारीकी छा गई और घर में मायूसी से लबरेज खामोशी पसर गई, ऐसी खामोशी जो मुफलिसी की दीवारों में रची बसी होती है, फरीद अपने घर वालों की इसी मायूसी को दूर करने का ख्वाब लिए चुपचाप बिस्तर से उठा और बाहर निकल गया। वो जल्दी ही जलाल के पास पहुंच गया, जो नुक्कड़ पर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। दोनों धीरे धीरे हवेली की जानिब बढ़ने लगे। उनकी बस्ती पीछे छूट चुकी थी और तारीक जंगल में कदम रखते ही उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे थे। हाथ में एक पुरानी लालटेन थामे वो एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। जैसे ही फरीद और जलाल हवेली के टूटे फूटे दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से आती अजीब सी आवाजों ने उनके होश उड़ा दिए। जलाल कांपते हुए बोला, फरीद, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। मगर फरीद का इरादा पक्का था। वो बोला, अब जब यहां तक आ ही गए हैं तो क्यों ना अंदर जाकर खजाना तलाश करें। हिम्मत करके उन्होंने हवेली का भारी दरवाजा धकेला। दरवाजा खुलते ही दर्जनों चमगादड़ें चीखती हुई उनके चेहरों से टकराकर उड़ गईं। जलाल का पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा, लेकिन फरीद अपने मकसद पर कायम रहा। कुछ ही देर बाद जब वो हवेली के अंदर दाखिल हुए, तभी किसी के रोने और सिसकने की रहस्यमयी और खौफनाक आवाज उनके कानों में पड़ी। जलाल डर कर बोला, ये कैसी आवाज है? किसी के रोने की आवाज आ रही है।
फरीद, मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन फरीद वापस जाने के मूड में नहीं था। उसने जलाल को दिलासा दी, ये आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। जलाल ने साफ इनकार कर दिया, हरगिज नहीं, मैं वापस जा रहा हूं। डर के मारे मेरा दम घुटने लगा है, मुझ में इतना हौसला नहीं है। फरीद मायूस हो गया जब जलाल उसे अकेला छोड़कर उल्टे कदमों गांव की तरफ भाग निकला। अब फरीद बिल्कुल तन्हा था, हाथ में टॉर्च लिए उस कमरे की तलाश में जहां से किसी लड़की के रोने की आवाजें आ रही थीं। वो धीरे धीरे टूटी फूटी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर था और डर उसके दिल में उतर चुका था, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो उस कमरे के सामने पहुंच गया। हवेली के बाकी कमरों की तरह यह भी टूटा फूटा था, मगर इसका दरवाजा बंद था और वहीं से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थीं। दरवाजे को देखकर ही फरीद का दिल दहल गया, मगर उसने हिम्मत जुटाई और हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया। कमरा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। टॉर्च की रोशनी में वो इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी रोशनी सीधी एक अलमारी के सामने खड़ी लड़की पर पड़ी। उसे देखकर फरीद के मुंह से चीख निकल गई। लड़की के बाल बहुत लंबे थे और उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। उसकी चीख पर लड़की अचानक पलटी, लेकिन फरीद हैरान रह गया। वो लड़की की खूबसूरती देखकर दंग था। वो तो समझ रहा था कि सामने कोई डरावनी चुड़ैल होगी जिसकी इतनी भयानक रोने की आवाजें आ रही थीं, मगर यह लड़की तो बेहद खूबसूरत थी। फरीद ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। लड़की खुद भी डरी हुई लग रही थी। वो एक अलमारी के पास खड़ी थी और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। फरीद आधी रात को इस वीरान हवेली में इस लड़की को देखकर हैरान था। उसने डरे हुए लहजे में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की 2 कदम चलकर उसके सामने आई और बोली, घबराओ मत, मैं कोई भूत या बुरी आत्मा नहीं हूं, बल्कि मैं तो खुद उसी चीज की तलाश में आई हूं जिसकी तलाश तुम्हें यहां खींच लाई है। फरीद हैरान होकर बोला, क्या मतलब? लड़की ने जवाब दिया, मैं भी खजाना ढूंढने आई हूं। मेरा ताल्लुक भी एक गरीब परिवार से है। मैं भी अपनी किस्मत बदलना चाहती हूं। मैं पास के एक दूसरे गांव से आई हूं। फरीद लड़की की हिम्मत देखकर हैरान था। फिर उसने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? लड़की ने फरीद के सामने वो डायरी कर दी और बोली, यह डायरी मुझे इसी अलमारी से मिली है। इसमें लिखे हुए अजीबोगरीब शब्दों ने मुझे चौंका दिया है। तुम देखो, इस हवेली का सारा सामान उजड़ गया है, कुछ भी बाकी नहीं बचा, लेकिन अलमारी में रखी यह डायरी बिल्कुल सही सलामत है और इसमें लिखे शब्द भी। फरीद यह सुनकर चौंक गया और बोला, अच्छा, मुझे दिखाओ इसमें क्या लिखा है। जैसे ही फरीद ने वो डायरी खोलकर देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में बड़े अजीब शब्दों में लिखा था, वह खजाना तुम तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक मैं यहां से आजाद नहीं हो जाती, और जो एक बार इस हवेली में आ जाता है वह वापस कभी नहीं जाता। यह पढ़कर फरीद और वो लड़की दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए। ये पुरानी डायरी थी और इसमें लिखी बातें उनकी समझ से परे थीं। फरीद घबराकर बोला, हमें खजाना मिले या न मिले, लेकिन हमें यहाँ से आज़ादी चाहिए, वरना मौत हमारा इंतज़ार कर रही है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन आखिर वो कौन है जो यहाँ से आज़ादी पाना चाहता है? लड़की खुद भी परेशान नजर आ रही थी। वो फरीद से कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इस हवेली के नीचे एक तहखाना भी है, पर मुझे नहीं पता कि वो तहखाना कहाँ है। फरीद हैरानी से बोला, तुम्हें यह बात किसने बताई? लड़की ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मुझे इस हवेली के बारे में सब कुछ पता है। यह सुनकर फरीद और ज्यादा हैरान रह गया। अब वो दोनों उस कमरे से बाहर आ गए थे। डायरी अभी भी लड़की के हाथ में थी। वे धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, यहां से बचकर बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन अचानक हवेली का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया और सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। खौफनाक, दहशत भरे माहौल में उन दोनों के कदम जैसे जम गए थे। लड़की बोली, हमें जल्द से जल्द वो तहखाना ढूंढना चाहिए, हो सकता है वहीं पर कोई राज छुपा हो। वे जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगे। अब फरीद के हाथ में सिर्फ टॉर्च थी।
हवेली का माहौल देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ कोई रहस्यमय ताकत कैद है जो इन दोनों को परेशान कर रही है और यहाँ से आजादी पाने के लिए बेताब है। फरीद पलटकर लड़की से कहने लगा, तुम डायरी में देखो, शायद उसमें कुछ और भी लिखा हो जिससे हमें तहखाना ढूंढने में मदद मिल जाए। लड़की जल्दी जल्दी डायरी के पन्ने पलटने लगी, लेकिन डायरी से उन्हें कोई मदद न मिली। दोनों के चेहरों पर मायूसी और परेशानी साफ झलक रही थी। वे जल्द से जल्द उस आत्मा को आजादी दिलाकर यहां से निकलना चाहते थे, वरना उनका बचकर जाना नामुमकिन था। तभी हवेली की एक खिड़की जोरदार हवा के साथ खुली और उसमें से उड़ता हुआ एक सफेद कागज उस लड़की के कदमों में आ गिरा। लड़की यह देखकर डर गई। फरीद ने जल्दी से वो कागज उठा लिया। कागज पर लिखी इबारत पढ़कर वो चौंक गया। उस पर लिखा था, जिस तहखाने को तुम तलाश कर रहे हो वह इस हवेली के सबसे छोटे कमरे में है। अब उन्हें हवेली का सबसे छोटा कमरा तलाश करना था। हवेली बहुत बड़ी थी और कमरों की तादाद भी ज्यादा थी। उस छोटे कमरे को खोजना आसान नहीं था, लेकिन तभी लड़की ने उंगली से इशारा किया और कहने लगी, मुझे मालूम है वो छोटा कमरा कहाँ है। उसने सामने की तरफ कदम बढ़ा दिए और फरीद भी उसके पीछे चल दिया। लड़की ने एक छोटा सा दरवाजा खोला। यही वो छोटा कमरा था जहां अजीब सी बदबू फैली हुई थी और मकड़ी के बड़े बड़े जाले डरावना माहौल बना रहे थे। फरीद यह देखकर मायूस हो गया कि आखिर तहखाना कहाँ है और इस छोटे कमरे से उसका क्या ताल्लुक है। तभी लड़की ने घूमकर उसी कमरे की एक छोटी धूल भरी खिड़की खोल दी। फरीद की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि खिड़की खुलते ही नीचे जाता हुआ तहखाना साफ दिखाई दे रहा था, जिसमें काला अंधेरा छाया हुआ था। यही वो तहखाना था जिसकी तलाश में वे यहां आए थे। दोनों का दिल बुरी तरह कांप रहा था। दोनों ही डर से सहमे हुए थे। कोई भी उस तहखाने में उतरने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौत उनका इंतजार कर रही है। लड़की ने वो डायरी मजबूती से अपने हाथों में थाम रखी थी और फिर फरीद से कहने लगी, घबराओ मत, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो शायद हमारे लिए भी आसानी हो जाए। यह सुनकर फरीद ने दिल में सोचा, जब लड़की नहीं घबरा रही तो उसे भी डरने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे वो दोनों तहखाने की सीढ़ियां उतर रहे थे, वैसे वैसे अंदर से आने वाली सिसकियों और रोने की आवाजों में तेजी आती जा रही थी। टॉर्च मारकर फरीद तहखाने का मंजर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वहां एक बंद दरवाजे वाला कमरा नजर आया। फरीद और उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। उसी कमरे के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। अंदर शायद कोई लड़की है, फरीद ने सोचते हुए कहा। तभी लड़की बोली, यह इंसानी लड़की नहीं है। अगर होती तो इतने अंधेरे में अब तक जिंदा नहीं होती। ये जरूर कोई गैर फितरी मखलूक है। तभी लड़की अचानक बुलंद आवाज में कहने लगी, मेरा नाम आलिया है, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या तुम हमें बता सकती हो तुम्हें यहाँ किसने कैद किया है? इतना कहना था कि कमरे के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। फरीद का दिल भी जोर से धड़कने लगा। वो अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, जबकि आलिया भी उसी हालत से गुजर रही थी। तभी रोने की आवाज बंद हो गई और उस अंधेरे कमरे में से एक आवाज उभरी, क्या तुम सच में मेरी मदद करने आए हो? क्या मुझे यहां से आजादी दिलाना चाहते हो? फरीद जल्दी से कहने लगा, हाँ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन तुम हमें सच बताओ कि तुम कौन हो और यहां तुम्हें किसने कैद किया है। अंदर से उसी लड़की की आवाज आई, यह दरवाजा तब तक नहीं खुल सकता जब तक तुम दोनों एक काम न कर लो। इस कमरे के बाहर एक पुराना ताला है, उस ताले को तोड़ना होगा और इस दरवाजे पर बंधे हुए काले धागे की सारी शक्ति को खत्म करना होगा। वो तो मर गया, लेकिन उसने मुझे हमेशा के लिए इस तहखाने के बंद कमरे में कैद कर दिया। अब तुम दोनों मेरी मदद करो और जल्दी से जल्दी इस दरवाजे के ताले को तोड़ दो, ताकि उसके गिर्द लिपटा हुआ काला धागा भी खुद ब खुद टूट जाए। जैसे ही फरीद और आलिया ने यह काम शुरू किया, अचानक ही चीखों का सिलसिला तेज हो गया। उस काले अंधेरे में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग मिलकर उन्हें मारना चाहते हैं। फरीद पसीने से तरबतर हो गया, जबकि आलिया की हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन वो हर हाल में उस लड़की की मदद करना चाहते थे। अचानक ही अंधेरे में एक और आवाज उभरी, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये आजाद हो गई तो तुम्हें जान से मार देगी। ये सुनते ही फरीद के हाथ रुक गए। तभी आलिया जल्दी से कहने लगी,
यह आवाज सिर्फ एक धोखा है। तुम परवाह मत करो और अपना काम जारी रखो। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने उस भारी ताले को तोड़ दिया। ताले का टूटना था कि अचानक ही कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और एक तेज रोशनी सी कमरे से बाहर आने लगी। तभी कोई धुएं की मानिंद उनके बीच से गुजरकर आगे की तरफ चला गया और वो दोनों डर कर पीछे हट गए। दोनों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वे समझ नहीं पाए कि आखिर यह क्या हुआ था। अब हर तरफ गहरी खामोशी छा गई थी, इतनी गहरी कि अगर पत्ता भी गिरता तो शायद आवाज सुनाई देती। आलिया कांपती आवाज में कहने लगी, हमें अब ऊपर चलना चाहिए। लगता है कि वो आजाद हो गई है। दोनों डरते डरते ऊपर की तरफ जाने लगे। आखिरकार वो तहखाने से निकलकर ऊपर पहुंच गए। ना जाने वो कौन थी और कब से वहां कैद थी, अभी तक कुछ मालूम ना हो सका था। उस पुरानी डायरी की हकीकत क्या थी और उस अंधेरे कमरे का राज क्या था, ये सब अब भी पर्दे में था। आलिया फरीद से कहने लगी, अब तो वो आजाद हो गई है, फिर भी हवेली का दरवाजा क्यों नहीं खुला? इस बात पर वो दोनों ही परेशान थे। जब तक तुम इस अंधेरे का राज नहीं जानोगे तब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा। पीछे से आने वाली इस आवाज पर वे दोनों बुरी तरह सहम गए। जैसे ही आलिया और फरीद पलटे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। होश उड़ गए जब उन्होंने अपने सामने सफेद कपड़ों में एक लड़की को खड़े देखा। उसके होंठ हिलते साफ नजर आ रहे थे। उस लड़की के बाल बहुत लंबे थे और अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो बहुत डरावनी लग रही थी। उसके होंठ हिलते साफ नजर आ रहे थे। फिर वो लड़की बोली, मैं ही हूं तहखाने की कैदी जो इस अंधेरे में 20 सालों से अपनी जिंदगी गुजार रही हूं। फरीद घबरा कर बोला, तुम हो कौन? तभी वो लड़की उनके और करीब आई और कहने लगी, मैं कोई इंसानी लड़की नहीं, एक जिन्नजादी हूं। मुझे एक आमिल ने इस तहखाने में कैद किया था। वो आमिल बहुत ही खतरनाक था, बड़े बड़े अमल करता था जिन्नात को अपने कब्जे में करने के लिए। वो हम जैसी जिन्नजादियों को अजियत देता था। 20 साल पहले जब मैं जंगल में एक दरख्त पर अपने खानदान के साथ रह रही थी, उसने मुझे एक अमल के जरिए बुलाया। जब मैंने उसकी बात मानने से इनकार किया तो उसने मुझे इस तहखाने में कैद कर दिया। मैं वहां रोती, चिल्लाती, चीखती रही, पर उसने मुझे आजाद नहीं किया। फिर वो मर गया, उसका खानदान कहीं चला गया और यह हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन मैं हमेशा के लिए इस अंधेरे में बंद रह गई। मैं हर बार मदद के लिए पुकारती, लेकिन लोग मेरी आवाज सुनकर डर जाते। कोई मेरी बात नहीं सुनता था। लेकिन तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई, तुमने मेरी मदद की और आज मैं आजाद हो गई हूं। अब इस हवेली से कोई रोने की आवाज नहीं आएगी, जिन्नजादी ने कहा। अब कोई इसमें कैद नहीं रहेगा। मैं भी जा रही हूं, हमेशा के लिए अपने खानदान के पास। तुमने मुझे आजादी दी, इसके लिए शुक्रिया। वो जिन्नजादी मुस्कुरा रही थी। फरीद यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी जिन्नजादी बोली, उस खजाने की तलाश में तुम यहां आए हो, याद रखना वो भी इसी हवेली के किसी कमरे में है। तुम्हें सारे कमरों की तलाशी लेनी होगी। अब मैं जा रही हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरी दुआ है कि तुम्हें वो खजाना मिल जाए। ये कहते ही वो जिन्नजादी उनके सामने से गायब हो गई। फरीद और आलिया जो अभी तक बहुत डरे हुए थे, अचानक ही उनका सारा डर खत्म हो गया। फरीद बोला, अब हमें भी यहां से निकलना चाहिए। लेकिन आलिया ने उसे रोक लिया और बोली, 1 मिनट, क्या तुम वो खजाना लेकर नहीं जाओगे? फरीद हैरानी से बोला, बड़ी मुश्किल है कि वो हमें मिल जाए। हमें अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाना चाहिए। आलिया बोली, हाँ, लेकिन अब कोई खतरा नहीं है। असल में वो डायरी जो तुम्हें मिली थी वो मेरे अब्बू की थी। ये सुनकर फरीद चौंक गया। आलिया कहने लगी, मैं सच कह रही हूं, मैं ही उस आमिल की बेटी हूं। मेरे बाबा एक आमिल थे, उन्होंने जिन्नात के जरिए ये सारे अमल सीखे थे। इसी वजह से हमारी हवेली वीरान हो गई। जब बाबा का इंतकाल हुआ तो अम्मी मुझे लेकर शहर चली गईं। लेकिन हर रात मुझे उस जिन्नजादी की चीखें सुनाई देती थीं। वो आवाजें मुझे बेचैन करती थीं। जब मैंने अपनी अम्मी से यह बात की तो वो बोली, यह सब तुम्हारे बाबा के काले कामों का असर है। अगर वो यह सब न करते तो आज हम इतने अजियत में न होते। बेटी, जाओ उस हवेली में उस जिन्नजादी की मदद करो। मैं हिम्मत करके यहां आई थी। पहले भी 2-3 बार कोशिश की, लेकिन डर लगता था।
आज तुम्हारे साथ से मुझे हौसला मिला, शुक्रिया। आलिया की आंखों में आंसू थे। फरीद यह सब सुनकर हैरान था। फिर आलिया बोली, मैं जानती हूं मेरे बाबा का कमरा हवेली में कौन सा था, चलो मेरे साथ। अब फरीद उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर वे दोनों एक बड़े से कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी सी अलमारी थी। फरीद को याद आया, यही वो कमरा था जहां से आलिया को डायरी मिली थी। आलिया ने बताया, यह डायरी मेरे बाबा की थी, लेकिन इसमें जो भी लिखा था वो बाबा ने नहीं, शायद किसी और ने लिखा था। शायद यह इशारा था कि वो जिन्नहज़ादी इस हवेली में कैद है। आखिरकार आलिया ने अपने बाबा के कमरे की तलाशी शुरू की। अलमारी में रखे जेवरों से भरे डब्बे जो सोने चांदी के थे जल्दी ही मिल गए। आलिया ने वो सारे जेवर फरीद को दे दिए। फरीद हैरानी से बोला, मैं यह जेवर नहीं ले सकता, ये सब तुम्हारे बाबा के हैं, इन पर तुम्हारा हक है। लेकिन आलिया बोली, नहीं, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम इन्हें ले जाओ। मैं अपनी मां के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। और वो सारे जेवर आलिया ने फरीद के हवाले कर दिए। थोड़ी ही देर बाद अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उनके लिए आजादी का रास्ता भी। फरीद और आलिया को यकीन नहीं हो रहा था कि वे दोनों जिंदा बचकर उस डरावनी हवेली से बाहर आ रहे हैं। हवेली का जो भी रहस्य था, वो डायरी, वो डरावनी लड़की की रोने की आवाजें, इन सब का राज अब उन्हें मालूम हो गया था। साथ ही फरीद के पास वो दौलत भी थी जिसकी चाह में वो इस हवेली में आया था। लेकिन उस जिन्नज़ादी की मदद करके उसे दिल से जो खुशी मिली थी वो दौलत से कहीं ज्यादा थी। उसने आलिया को शहर जाने वाली सड़क के मोड़ पर छोड़ा और खुद अपने गांव की राह ली। वो सुबह अपने माँ बाप को वो खजाना दिखाकर एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता था। दूसरी ओर जलाल को पूरा यकीन था कि फरीद अब कभी हवेली से जिंदा नहीं लौटेगा। लेकिन अगली सुबह जब उसने फरीद को अपने घर के दरवाजे पर सही सलामत खड़ा देखा तो वो हैरान रह गया। हैरत से बोला, तुम वहां से जिंदा कैसे आ गए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? वहां क्या हुआ? क्या तुम्हें खजाना मिला? उसकी बात सुनकर फरीद मुस्कुराया और बोला, नहीं, मुझे कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन मैंने वहां एक बहुत बड़ा काम किया है जिसकी मुझे बेहद खुशी है। तुमने तो मुझे उस खतरे में अकेला छोड़ दिया और खुद जान बचाकर भाग गए। यह सुनकर जलाल शर्मिंदा हो गया। अब फरीद और उसके घर वालों की किस्मत बदल गई थी। दौलत आने के बाद उन्होंने शहर का रुख किया। वहीं शहर के एक बाजार में एक दिन फरीद की मुलाकात एक लड़की से हुई। उसे देखकर वह चौंक गया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आलिया थी। आलिया भी उसी शहर में अपनी मां के साथ रहती थी। हवेली में जो दहशत फैली थी वो उसके पिता के किए हुए कारनामों की वजह से ही थी। धीरे धीरे फरीद और आलिया के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पनपने लगी और फिर कुछ वक्त बाद फरीद ने आलिया से निकाह कर लिया। उन दोनों का निकाह बहुत ही सादगी और खुशी के साथ हुआ था।